नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव आज आपके लिए लेकर के आई हूँ सामान्य हिंदी की मॉक टेस्ट की 6 नंबर की वीडियो। इसके पहले ही दोस्तों मैंने हिंदी की कई सारी वीडियो अपलोड कर दी है। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरी उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर देख लें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में भी हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को करने वाले हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम उन क्वेश्चनों को करने वाले हैं, तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको इन्हीं में से ही क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की इस वीडियो की शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। अंत में अ आता है उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों हिंदी में ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनके अंत में अ आता है, जैसे कि लता हो गया, इसके अंत में भी अ है। लता है, बाला है, रमा है। तो इन सभी के ही क्या है, शब्दों में क्या है, अंत में अ आता है। रमा हो गया, वीणा हो गया। तो हिंदी में कई सारे शब्द हैं जिनके अंत में क्या है, अ आता है। तो जिस भी शब्द के अंत में अ आता है उसे हम अकारांत शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन पूछा है, तो हिंदी में जो है संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। और वो कौन कौन से होते हैं? तो संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या 4 होती है और वो होते हैं हमारे श, श, त्र, ज्ञ और श्र। तो ये हमारे क्या है, संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो हमसे यही पूछा है कि कौन सा है, तो ऑप्शन बी ज्ञ जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ज्ञ किससे मिलकर बना है? तो आधा ज और प्लस य से मिलकर क्या है, हमारा ज्ञ बनता है। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो आपको ऑप्शन 4 पर टिक लगाना है। और हमें 4 व्यंजन वर्ण दे देते हैं, उसमें से पूछते हैं संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो आप लोगों को इनको अच्छे से याद रखना है कि संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। तो श, त्र, ज्ञ और श्र हमारे क्या है, संयुक्त व्यंजन होते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभ्युदय में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इस संधि हमसे पूछी है और अभ्युदय की संधि पूछी है। तो जब भी आपको य, र, ल और व के पहले यदि कोई आधा वर्ण देखने को मिल जाए तो वहां पर जो संधि होगी यन संधि होगी। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। और यदि दोस्तों इन्हीं वर्णों के पहले यदि हमें पूरा वर्ण देखने को मिलता है तो वहां पर अयादि संधि होगी। और दीर्घ संधि आप सभी को पता है कि जहाँ पर बड़े ई की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा कहीं देखने को मिल जाए तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। और गुण संधि कौन सी होती है? जहाँ पर ए की मात्रा होती है। तो आई होप कि आपको चारों ही ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। और कब यन संधि होगी, कब अयादि संधि होगी, कब दीर्घ संधि होगी, कब गुण संधि होगी, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो दोस्तों उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के पहले आकर जुड़ जाते हैं वो हमारे उपसर्ग कहलाते हैं, और जो शब्द के अंत में आकर जुड़ते हैं वो हमारे क्या है, प्रत्यय कहलाते हैं। तो हमसे उपसर्ग पूछा है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो दोस्तों शब्दों, मूल शब्दों के पहले जो उपसर्ग लगते हैं वही उपसर्ग कहलाते हैं। तो पहला है अपवाद। अपवाद में जो अप है वो है उपसर्ग, तो इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। पराजय में जो है पर उपसर्ग लगा है। प्रभाव में जो प्र है वो उपसर्ग लगा है। तो दोस्तों हमसे पूछा है कि उपसर्ग किसमें नहीं लगा, तो ओढ़ना में जो है उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययभाव समास है? तो दोस्तों अव्ययभाव समास का हमसे पूछा है। तो इसका जो है पहला पद जो है, पहले पद में यदि आपको अनु, अनु, आ, प्रति, यदि आपको इतने इन शब्दों में से कोई देखने को मिल जाए तो वहाँ पर जो समास होगा वहाँ पर अव्ययभाव समास हो जाएगा। तो अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत और हर। ये तो यदि पहला पद आपको अनु, आ, प्रति, भर, यथा, आवत, हर से देखने को मिल जाए तो वहाँ पर जो है हमारा अव्ययभाव समास हो जाएगा। और अव्ययभाव समास का जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है। तो आपको ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर प्रतिदिन है, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन का मतलब होता है प्रत्येक दिन, और यहाँ पर भी क्या है, प्रति लगा है। तो पहले पद में यदि अणु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत और हर, यदि ये शब्द से शुरुआत होती है तो वहाँ पर जो हमारा समास होगा अव्ययभाव समास होगा। तो ये आपको याद रखना है, यही क्या है, इसकी पहचानने की ट्रिक है। तो जब भी कोई शब्द आपको ऐसा देखने को मिल जाए तो आपको ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिन शब्दों के उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों तत्सम, तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो सीधे संस्कृत से आए हैं और हम जो का ही तो प्रयोग करते हैं ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब दोस्तों संस्कृत तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो आए संस्कृत से ही हैं, लेकिन क्या है,
जो प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण क्या है वो बहुत से बदल गए हैं। तो आए संस्कृत से ही, लेकिन क्या है बहुत से बदल गए हैं। देशज शब्द क्या होते हैं दोस्तों? तो देशज शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कहीं से भी नहीं आते हैं, वो हमारे देश में ही जमते हैं, यानी कि हमारे जो क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा में जो उत्पन्न होते हैं वही देशज शब्द कहलाते हैं। तो जैसे कि थैला, अब ये थैला कहीं से आया है क्या? थैला कहीं से भी नहीं आया, किसी भी देश से नहीं आया। ये क्या है, हमारे क्षेत्रीय भाषाओं के कारण ये शब्द निकल करके आ गए हैं। थैला है। अब गड़बड़ है, अब गड़बड़ कहीं से आया है क्या शब्द? ये भी क्या है, हमारे क्षेत्रीय प्रभाव के कारण क्या है या आवश्यकता अनुसार प्रचलित होते चले गए हैं। थैला है, गड़बड़ है, ये सारे ही शब्द, जैसे कि हमारे लोटा है, ये सारे ही शब्द क्या है हमारी क्षेत्रीय भाषा में, बोलचाल की भाषा में क्या है उत्पन्न हुए हैं। संकर शब्द क्या होते हैं? तो संकर शब्द ऐसे होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि छाया। अब छाया एक संस्कृत का शब्द है और दार एक फारसी शब्द है। यदि हम इन दोनों को मिला दे तो छायादार बनता है। तो छायादार क्या है, संकर शब्द है। तो दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने शब्दों को क्या है, संकर शब्द कहते हैं। तो दोस्तों, तो हमें देखा, हमने तत्सम शब्द देखा, कहाँ से आया, तद्भव देखा, संकर देखा, लेकिन हमसे पूछा है कि उत्पत्ति का पता नहीं चलता है तो वो देशज शब्द कहलाते हैं। कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है वो देशज शब्द कहलाते हैं, क्योंकि ये हमारे देश में जन्म लेते हैं और ये देश में भी क्या है हमारी क्षेत्रीय बोलचाल की भाषाओं में क्या है उत्पन्न होते हैं, ये कहीं से भी नहीं आते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्नों की ओर। नाम बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जो काम का नाम बताते हैं वो हमारे क्या है क्रिया कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। तो अनुपम का जो है पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो अद्वितीय हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है करेक्ट हो जाएगा। अनुपम का पर्यायवाची शब्द अद्वितीय होता है, मतलब कि जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय कहलाता है या अनुपम कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, महान का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों, महान का जो विलोम होगा वो शुद्र होगा। ऑप्शन डी हमारा क्या है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अरे उसने तो कमाल कर दिया। तो दोस्तों, हमें ये बताना है कि कौन सा वाक्य होगा। तो अरे उसने तो कमाल कर दिया। तो दोस्तों, जिन वाक्यों से आश्चर्य की बात हो, घृणा की बात हो, क्रोध की बात हो, आदि भावों की जब हम अभिव्यक्ति करते हैं, तो जब हम क्या है ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, कैसे अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, मतलब कि हम कभी आश्चर्य हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर तो हम एकदम बोलते हैं ना अरे ये क्या हो गया। हम घृणा करते हैं, छी 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 अरे, मतलब ऐसे जब कोई ऐसे वाक्य बोलते हैं तो वहाँ पर जो है हम ये साइन का प्रयोग करते हैं। ये साइन क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं या एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं, या हिंदी में इसे बोलते हैं हम विस्मयवाचक वाक्य। तो यहाँ पर जो अरे उसने तो कमाल कर दिया, ये कौन सा वाक्य होगा? तो ये विस्मयवाचक वाक्य होगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है करेक्ट हो जाएगा। जब हम किसी से कोई प्रश्न करते हैं क्या, कौन से, तो वो प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाता है। निषेधवाचक क्या होते हैं? तो जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है हम उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। और इच्छावाचक वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों से हम इच्छा, आशीष, शुभकामना आदि का ज्ञान देते हैं या ज्ञान होता है उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि तुम्हारा कल्याण हो, ये क्या है इच्छावाचक वाक्य है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ये क्या है इच्छावाचक वाक्य है। तो जब हम किसी को क्या है हम शुभकामनाएं देते हैं तो वो क्या है इच्छावाचक वाक्य होते हैं। तो अभी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जब भी आपको एग्जाम में ये एक्सक्लेमेटरी साइन वाला यदि आपको वाक्य देखने को मिल जाए तो वहाँ पर जो शब्द होगा या जो वाक्य होगा वो विस्मयवाचक वाक्य होगा। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें कौन सा जो है वाक्य होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो दोस्तों, इसको पहचानने की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक होती है कि आप जो है शब्दों को बोल के देखो। हम हमेशा कहते हैं दाल कैसी है, तो ये क्या है स्त्रीलिंग शब्द है। मई कैसी है, ये भी क्या है स्त्रीलिंग शब्द है। गर्दन कैसी है, ये भी क्या है स्त्रीलिंग
जो है शब्द है, लेकिन हम कहते हैं कि दर्द कैसी है, हम कहते हैं दर्द कैसा है। तो ये जो शब्द है दर्द, ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं होगा। दाल, मई, गर्दन, ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही हमारे क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन गर्दन जो सॉरी दर्द जो है, दर्द को हम ऐसा बोलते हैं कि दर्द कैसी है, हम कहते हैं दर्द कैसा है। तो स्त्रीलिंग शब्द दर्द नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे शब्दों में आप खुद बोल करके देखा करो कि क्या इसका प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है, स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है। यदि आप इसको जब बोल के देखेंगे तो खुद ब खुद ही आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? क्या होती है वो? 3 होती है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। और वो 3 कौन कौन से होते हैं? तो पहला हमारा होता है कर्मवाच्य, दूसरा हमारा होता है भाववाच्य, और तीसरा हमारा होता है कर्तवाच्य। तो हिंदी में जो वाच्य होते हैं वो 3 होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तवाच्य। चलते हैं अब अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है। तो ये ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? तो किस क्षेत्र की बोली को जो है काशिका कहा जाता है? तो बनारस की जो बोली है उसको हम काशिका कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों संचारी भावों की संख्या 33 होती है। और संचारी भाव क्या होते हैं? तो ऐसे भाव जो हमारे मन में विचरण करते रहते हैं, कुछ क्षण के लिए आते हैं और चले जाते हैं, तो वो हमारे संचारी भाव होते हैं। और संचारी भावों की जो संख्या होती है हिंदी में वो 33 होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बोली का लघुत्तम रूप क्या है? तो दोस्तों बोली का जो लघुत्तम यानी कि जो छोटा रूप होता है वो हमारा वर्ण होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? तो दोस्तों य र ल व जो है अंतस्थ व्यंजन है। ये किसके वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। तो कई बार एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। और कौन कौन से होते हैं? तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं, य र ल व जो होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले निम्नलिखित उत्सव के लिए एक शब्द है। मतलब कि किसी संस्था के जब 25 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? हीरक जयंती, रजत जयंती, शताब्दी, स्वर्ण जयंती। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों हीरक जयंती हम कब मनाते हैं? जब 75 साल पूरे हो जाते हैं, जब 75 वर्ष क्या है पूर्ण हो जाते हैं, जब हम हीरक जयंती मनाते हैं। रजत जयंती हम कब मनाते हैं? तो रजत जयंती जो है हम 25 वर्ष पूर्ण होने पर मनाते हैं। शताब्दी हम कब मनाते हैं? जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, जब हम शताब्दी वर्ष मनाते हैं। और स्वर्ण जयंती हम कब मनाते हैं? तो जब 50 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, जब 50 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, जब हम क्या है स्वर्ण जयंती मनाते हैं। तो दोस्तों किसी संस्था हो या किसी की शादी की सालगिरह हो तो तभी भी क्या है ये प्रोग्राम उत्सव मनाया जाता है। किसी की क्या है शादी की सालगिरह 25 वर्ष पूर्ण हो जाती तो रजत जयंती मनाते हैं। किसी की 50 वर्ष शादी के पूर्ण हो जाते हैं तो वो स्वर्ण जयंती मनाते हैं, है ना। हीरक जयंती 75 वर्ष कंप्लीट होने पर हम हीरक जयंती मनाते हैं। तो ये आपको चारों ही ऑप्शन अच्छे से याद रखना है कि कब कितने वर्ष पूर्ण होने पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो मेरे हिसाब से तो 25 वर्ष रजत जयंती और स्वर्ण जयंती तो आप लोगों ने देखी भी होगी। जिनकी शादी की सालगिरह जब 25 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं सफलतापूर्वक तो वो रजत जयंती मनाते हैं, और जो जिनकी शादी के 50 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं सफलतापूर्वक तो वो स्वर्ण जयंती मनाते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती मनाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो दोस्तों अपभ्रंश के प्रथम महाकवि जो थे वो थे हमारे स्वयंभू। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, निम्न में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। तो दोस्तों इनमें से किस कवि ने जो है लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, तो बिहारी जी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि बिहारी जी ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे होते हैं क्वेश्चन समाप्त, और आई होप कि आपको जितने भी क्वेश्चन हमने इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं, करे हैं, समझे हैं, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि दोस्तों आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी रोज़ की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।